आप सभी को मेरा नमस्कार। और भाषा विज्ञान का अध्ययन हम लोग निरंतर कर रहे हैं। इसके विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पे हम बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज एक बहुत रोचक विषय हम पढ़ेंगे, अपनी समझ बनाने की कोशिश करेंगे और विषय है वाक्य की अवधारणा या वाक्य विज्ञान जिसे कहते हैं। इस विषय को पढ़ते हुए हम समझेंगे कि वाक्य क्या है, जिसे अंग्रेजी में हम सेंटेंस कहते हैं। वाक्य के तत्व क्या क्या है या उसकी विशेषताएं क्या क्या है, किन किन एलिमेंट से वाक्य बनता है और वाक्य विचार के दौरान, वाक्य पे चर्चा के दौरान दो अलग अलग मत, महत्वपूर्ण मत या विचार सामने आते हैं। एक है अभिहितान्वयवाद, ठीक है, और दूसरा है अन्विति निधानवाद। तो ये दोनों विचार क्या कहते हैं, एक पद को महत्व देता है और एक वाक्य को महत्व देता है, तो उसको हम विस्तार से इस दौरान समझने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास में एक दिलचस्प बात ये भी होगी कि स्कूल के दिनों में या अभी कॉलेज के दिनों में बीए फर्स्ट बीए सेकेंड ईयर तक वाक्य को लेकर के हमारी एक जो समझ थी कि सार्थक शब्द समूहों को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस कहते हैं ना, ऐसे वो अवधारणा थोड़ी हमारी टूटेगी। उससे आगे की यात्रा हम करेंगे और समझेंगे कि सिर्फ सार्थक शब्द समूह ही वाक्य नहीं होते, तो और कौन सी चीजें मिलकर वाक्य बनाती हैं। इन सवालों का जवाब आज की क्लास में हमें मिलने वाला है। तो बहुत मजेदार विषय है और परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है, तो आज की क्लास में हम इसे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाक्य से वाक्य विज्ञान नामक एक शाखा निकली है और साधारण ढंग से हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वाक्य का अध्ययन करते हैं उसे हम वाक्य विज्ञान कहते हैं। अच्छा, भाषा की विकास प्रक्रिया के साथ साथ भाषा से संबंधित जो तमाम सारे अवयव हैं या जो विषय है उनको परिभाषित करने की और विश्लेषित करने की कोशिश की जाती रही है कि ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है। इसी क्रम में वाक्य को भी परिभाषित करने का प्रयास बहुत प्राचीन समय से किया जाता रहा है। दो महत्वपूर्ण विद्वानों, एक भारतीय विद्वान पतंजलि और एक यूरोपीय विद्वान, ठीक है, डियोनिसियस थैंक्स, इन दोनों का अगर मैं उदाहरण दूं तो पतंजलि ने 150 ईस्वी पूर्व में और डियोनिसियस थैंक्स ने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में वाक्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। और इन दोनों ने जो परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं का जो मूल मंतव्य है वो यह है कि दोनों की परिभाषाओं से जो बात निकल करके आती है वो यह है कि ये कहते हैं कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले सार्थक शब्द समूहों को वाक्य कहा जाता है, ठीक है। यहां दो बातें हैं, उन्होंने दोनों की परिभाषा का यह सार तत्व है कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले सार्थक शब्द समूहों को वाक्य कहा जाता है। अब दो बातें देखें, पहला आया कि जिनसे पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो, ठीक है, और दूसरा आया कि सार्थक शब्द समूहों को वाक्य कहा जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। एक बात तो ठीक है इसमें कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूहों को हम वाक्य कहते हैं, लेकिन आधुनिक भाषा वैज्ञानिक जो है वो इस परिभाषा से सहमत नहीं है। उन्होंने एक नए ढंग का विचार किया, नए ढंग से विचार प्रस्तुत किया, क्योंकि इसमें एक बात थी कि सार्थक शब्द समूहों को ही वाक्य कहा जाता है जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो। लेकिन आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने कुछ उदाहरण दिए और बताया कि यहाँ तो शब्द समूह नहीं है लेकिन फिर भी वाक्य है। कैसे? जैसे कि आपके और मेरे बीच एक बातचीत ले लीजिए। आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर क्लास होगी, मैं कहता हूं हाँ। मैंने सिर्फ एक ध्वनि निकाली, हाँ की ध्वनि, और बातचीत हमारे बीच में पूरी हो गई। या आपने कहा कि सर अगली क्लास कब होगी, मैं कहता हूं सोमवार को। सोमवार को एक पद है, ठीक है, और बातचीत पूरी हो गई, ठीक है। आप किसी के घर जाते हैं, पूछते हैं मोहन घर पर है, कहते हैं पता नहीं, कब आएगा, सोमवार को, मंगलवार को। यानी कि बातचीत के क्रम में सिर्फ एक शब्द या एक पद से भी अर्थ का पूरा स्पष्टीकरण हो जा रहा है। इसलिए आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि जरूरी नहीं कि शब्दों का समूह मिलकर ही वाक्य बनाएगा, ठीक है। एक शब्द या एक पद से भी अगर अर्थ की प्रतीति हो जा रही है तो यह परिभाषा जो है वह वैज्ञानिक परिभाषा नहीं ठहरती, क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से शब्दों के समूह पर जोर दिया गया है।
आगे बात समझ में? तो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि हम अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि सार्थक शब्द समूहों को ही वाक्य कहा जा सकता है, वैज्ञानिक दृष्टि से यह बात पूरी तरह से प्रमाणित नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एक शब्द में या एक पद से भी अर्थ का स्पष्टीकरण हो जा रहा है। तो अब फिर क्या करें, किसे कहें वाक्य? आप सोच रहे होंगे कि अब आपने तो फंसा दिया, आप तो कह रहे हैं कि सार्थक शब्द समूह को वाक्य पूरी तरह से नहीं मान सकते, तो क्या एक शब्द या एक पद को ही वाक्य मानेंगे? इससे भी तो बात नहीं चलेगी। जब बहुत लिखना हो, बहुत लंबी बातचीत, वो तो परिस्थिति मूलक है ना, कि उस तरह की बातचीत में हाँ ना सोमवार को एक शब्द या एक पद वाक्य की भूमिका निभा रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन जब बहुत बातें करनी हो, बहुत सारी चीजें लिखनी हो, तो क्या वो एक शब्द या एक पद में वो सारी बातें आएंगी? तो जवाब है नहीं। तो फिर वाक्य की परिभाषा क्या होगी? कैसे वाक्य को परिभाषित किया जाए? अब हम इसे समझने के लिए कुछ विद्वानों का उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के हवाले से हम एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि वाक्य किसे कहा जाए, ठीक है। सबसे पहले एक विदेशी भाषा वैज्ञानिक है जॉन लियोन्स। जॉन लियोन्स ने वाक्य की परिभाषा देते हुए कहा कि वाक्य व्याकरण वर्णन की सबसे बड़ी इकाई है। वाक्य को सबसे बड़ी इकाई माना। जाहिर सी बात है, सही है कि ध्वनि से फिर शब्द बनते हैं, शब्द से फिर पद बनते हैं, पद से वाक्य बनते हैं, तो वाक्य को उन्होंने व्याकरण की बड़ी इकाई माना, ठीक है। दूसरे एक विद्वान जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, आर.एच. रोबिन्स। आर.एच. रोबिन्स ने वाक्य की परिभाषा देते हुए कहा कि वाक्य वह वाक्यखंड है जिसका उच्चारण परिपूर्ण अतुलनीय लय के साथ किया जाता है, ठीक है। जिसका उच्चारण परिपूर्ण अतुलनीय लय के साथ किया जाता है, उसे उन्होंने वाक्य की संज्ञा दी या उसे उन्होंने वाक्य कहा, ठीक है। अब जो तीसरी परिभाषा है, अब आपके सभी सवालों का जवाब यहां मिलने वाला है, और यह परिभाषा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने वाक्य की जो परिभाषा दी वो बहुत वैज्ञानिक और बहुत तर्क संगत है, क्योंकि उन्होंने वाक्य की परिभाषा जो दी है उस दौरान उन्होंने सभी पहलुओं को स्पर्श किया है, और सभी पहलुओं को छूते हुए वो वाक्य की जो परिभाषा दे रहे हैं, तो वो परिभाषा बहुत स्पष्ट और वैज्ञानिक जान पड़ती है। हमने जब भाषा की परिभाषा की बात की थी तो उस दौरान जिक्र किया था मैंने कि भाषा की परिभाषा तो दी जाती है, लेकिन उन परिभाषाओं में कभी एक विशेषता या कभी दो विशेषताओं का उल्लेख हो जाता है, पूरी तरह से वो परिभाषा स्पष्ट नहीं होती है। भोलानाथ तिवारी की इस परिभाषा में लगभग पूरी तरह से वैज्ञानिक स्थिति हमें देखने को मिलती है। उस परिभाषा को पहले सुनते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हुए हम वाक्य के ऊपर अपनी पूरी समझ बनाने की कोशिश करते हैं। भोलानाथ तिवारी ने कहा कि वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या एक से अधिक पद या शब्द होते हैं तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या अपूर्ण, व्याकरण की दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होती है, साथ ही उसमें परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कम एक समापिका क्रिया अवश्य होती है। यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार फिर सुनिए कि वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या एक से अधिक पद या शब्द, अब देखें वो जो बात आ रही थी ना कि क्या एक पद या एक शब्द वाक्य हो जाएगा, तो इन्होंने कहा एक या एक से अधिक पद, यानी कि एक पद या एक शब्द है तो भी वाक्य है, या उससे अधिक है तो भी उसे वाक्य कहा जा सकता है। एक या एक से अधिक पद या शब्द होते हैं तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या अपूर्ण, व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होती है, उसमें कम से कम एक समापिका क्रिया होती है, उसे वाक्य कहते हैं। अब भोलानाथ तिवारी की इस परिभाषा को जरा विश्लेषित करें तो 4-5 महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, ठीक है। पहली बात जो उनकी परिभाषा से निकल कर आएगी वो यह है कि वाक्य भाषा की सहज इकाई है, ठीक है। वो कहते भी हैं, पहली ही पंक्ति में कहते हैं कि वाक्य भाषा की सहज इकाई है, ठीक है। सहज इकाई से मतलब है कि सबसे पहले ध्वनि आती है, ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं और पदों से वाक्य बनते हैं। वाक्यों के समूह को प्रोक्ति कहते हैं, ठीक है। तो भाषा विश्लेषण के दौरान ये चीजें स्पष्ट हुई। जब भाषा विज्ञान एक शाखा के रूप में विकसित हुई तब ये चीजें स्पष्ट हुई कि पहले ध्वनि है, फिर शब्द है, फिर पद है। लेकिन जब आरंभ में मानव सभ्यता ने जब अपने लिए भाषा खोजी थी
तो उस समय वाक्य ही था, एक वाक्य में अपनी बात कहना, दो वाक्य में, चार वाक्य में अपनी बात कहना, अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट करना, अपने विचारों को स्पष्ट करना, जो आप कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट करना। इसलिए उन्होंने कहा वाक्य भाषा की सहज इकाई है। अब जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना, वो भी तो वाक्य बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उनसे आप कहोगे कि ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो वाक्य जानते हैं, वाक्य बोलना जानते हैं, शब्द का प्रयोग करना जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाषा वाक्य भाषा की सहज इकाई है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वाक्य में एक पद या एक शब्द हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, और दोनों को वाक्य माना। ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब लंबी बातचीत करनी हो या कुछ महत्वपूर्ण लिखना हो, ज्यादा लिखना हो, तो उसमें एक वाक्य में कई सारे शब्द होंगे, पद होंगे। ठीक है। लेकिन बातचीत के दौरान एक पद या एक शब्द में भी अर्थ पूरा का पूरा प्रकट हो जाता है। जैसे मैं आपको कहूं बैठो, उठो, ठीक है, खड़े हो, ठीक है, हाँ, नहीं, जी, सोमवार को, मंगलवार को, कल, पता नहीं, ये एक शब्द, एक पद है और यहां पे भी अर्थ की स्पष्टता हो रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वाक्य में एक शब्द या एक पद भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब आपको बात समझ में आ रही है कि ये वाक्य की परिभाषा क्यों इतनी वैज्ञानिक है। अब हमारी समझ बढ़ रही है ना उस तरफ, क्योंकि पहले तो ये सवाल था ना कि भाई अगर सार्थक शब्दों का समूह नहीं है तो क्या है वाक्य। तो यही है कि सार्थक शब्दों का समूह हो भी सकता है और एक या दो पद में भी वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट कर सकता है। आगे बात समझ में। तीसरी बात उन्होंने कही कि वाक्य में अर्थ की पूर्णता होती है और नहीं भी होती है। ये बहुत दिलचस्प बात है, नहीं तो हम यही कहते हैं कि अर्थ स्पष्ट हो। ठीक है। उन्होंने कहा कि परिस्थिति अनुसार अर्थ का स्पष्ट न होना भी वाक्य है। अर्थ तो स्पष्ट होता ही है, वो तो है ही वाक्य, लेकिन अगर किसी परिस्थितिवश अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह वाक्य नहीं है। ठीक है। उदाहरण के लिए एक वाक्य है, सूरज पूरब से निकलता है, पूर्ण अर्थ दे रहा है। राम घर जाता है, सीता आम खाती है। इन वाक्यों में एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो रही है। ठीक है। लेकिन एक वाक्य है, उस समय वह भी गायब था। ठीक है। कौन गायब था, किस समय गायब था, क्या यह पूर्ण अर्थ दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है। ठीक है। दूसरा वाक्य, अब तो वह भी वहां जाने लगा। कौन जाने लगा, कहां जाने लगा, किसके घर जाने लगा, किस जगह जाने लगा, स्पष्ट नहीं है। ठीक है। या उसे वह पुस्तक देती है, कौन सी पुस्तक देती है, किसे देती है, कौन देती है, किसे देती है, ये बात स्पष्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे भी हम वाक्य कहेंगे। ठीक है। अब जो बाकी के अंत के जो 3 वाक्य मैंने बताए उसमें अर्थ की स्पष्टता नहीं है, लेकिन क्या वो वाक्य नहीं है? वाक्य है। परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग किया गया है। आगे बात समझ में। ठीक है। चौथी बात जो भोलानाथ तिवारी की परिभाषा से निकल के आती है वो ये है कि वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होते हैं या शुद्ध होते हैं। अगर व्याकरणिक दृष्टि से कोई त्रुटि है या अशुद्धि है या उसमें कोई मानक स्थिति का प्रयोग नहीं किया गया है तो उसे वाक्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। जैसे कि ऊपर के जो 3 वाक्य हैं जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया कि अब तो वह भी वहां जाने लगा, वह उसे पुस्तक देती है। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य क्या है? सही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णता बहुत आवश्यक होती है। ठीक है। और व्याकरणिक दृष्टि से शुद्धता सभी वाक्यों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट हो या ना हो। अगर वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है तो उन्हें वाक्य नहीं माना जा सकता है। ठीक है। और जहां तक मैंने कहा कि बातचीत में लंबे वाक्यों के स्थान पे जब एक पद या एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो परिस्थिति के अनुसार इन्हें भी हम पूर्ण वाक्य मानते हैं, इन्हें भी हम पूर्ण वाक्य कहते हैं। ठीक है। और 5वीं बात भोलानाथ तिवारी की परिभाषा से जो निकल कर आती है, ठीक है, कि वाक्य में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कम एक समापिका क्रिया होती है। पता चलता है कि क्रिया क्या हो रही है, क्या घट रहा है। ठीक है। जैसे राम गया, मोहन जाता है, राम आम खाता है। ठीक है। उन
वहां पे भी देखे जहां अर्थ की स्पष्टता नहीं हो रही है, अब तो वह भी वहां जाने लगा, वहां पे भी समापिका क्रिया घटित हो रही है। आई बस समझ में? तो क्रिया से उसका संबंध होता है, ठीक है। सामान्यतया अपवाद तो बहुत सारे वाक्य ऐसे मिलेंगे जहां क्रिया नहीं होगी लेकिन फिर भी वो वाक्य माने जाएंगे। जैसे यह घर अच्छा है, तो क्रिया तो नहीं है लेकिन क्या यह वाक्य नहीं है? वाक्य है, ठीक है। लेकिन कम से कम एक समापिका क्रिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से है। अब यह घर अच्छा है यानी कि घर है तो है ना, वर्तमान में है, स्थित है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने वाक्य की जो परिभाषा दी है वो अत्यंत वैज्ञानिक, ठीक है, और तार्किक है। और हम कह सकते हैं भोलानाथ तिवारी की उस परिभाषा को वाक्य की पूरी परिभाषा में ले सकते हैं कि वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या एक से अधिक शब्द या पद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, और अर्थ की दृष्टि से पूर्ण भी हो सकता है और अपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन उसमें कम से कम एक समापिका क्रिया होनी चाहिए। आगे बात समझ में? तो अब हम वाक्य की अपनी अवधारणा को स्पष्ट करने में कामयाब हो सके हैं। अब आप बताइए कि क्या सिर्फ सार्थक शब्द समूहों को ही वाक्य कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। क्यों? एक पद को और एक शब्द को परिस्थिति अनुसार जहां अर्थ की स्पष्टता हो जा रही है उसे भी हम वाक्य की श्रेणी में ले सकते हैं। आई बात समझ में? क्या जिन वाक्यों में अर्थ स्पष्ट हो रहा है सिर्फ उन्हें ही हम वाक्य कहेंगे? नहीं। जहां अर्थ की स्पष्टता न हो लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो उसे भी हम वाक्य कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये मोटे तौर पे एक तरह से हम इसे समझने की कोशिश की। अब हम वाक्य के लक्षण क्या है, कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है, या कौन कौन से तत्व वाक्य में होते हैं, इसे बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत विद्वान आचार्य हुए संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य के लक्षण बताए, वाक्य के तत्व बताए, और उन्होंने कहा वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा सत्य युक्ति पदोच्चय, आकांक्षा सत्य युक्ति पदोच्चय, अर्थात वाक्य ऐसे पद समूहों का नाम है जिसमें योग्यता, समीपता यानी कि आसक्ति और आकांक्षा ये तीन गुण होने चाहिए। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने तीन गुण माने वाक्य में जो होने चाहिए, उसे हम विस्तार से समझेंगे कि ये तीन गुण कौन है। लेकिन भारतीय आचार्यों ने वाक्य में कुल 5 गुण बताए। इन 3 गुणों के अलावा 2 और गुणों को जोड़ा गया, और ये 5 गुण है सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति जिसे समीपता आप कहते हैं, और 5वां है अन्विति। ये 5 गुण भारतीय आचार्यों ने बताए। अब पहला है, ठीक है, सार्थकता। कि सार्थकता क्या है, आप बहुत आसान शब्दों में समझ सकते हैं इस चीज को, इस पे हमने चर्चा भी की है। इसका अर्थ है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो सार्थक होने चाहिए। निरर्थक शब्दों के प्रयोग से वाक्य नहीं बनेगा। अब जैसे कि यहां पे मैंने लिखा कमल, कमल एक सार्थक शब्द है, सरोवर में कमल खिला हुआ है, ठीक है, लेकिन कमल का क्रम, अगर इन वर्णों का क्रम आप बदल दीजिए, ल म क लिख दीजिए, और आप वाक्य बनाएं कि सरोवर में लमक खिला हुआ है, तो हास्यास्पद है ना, है कि नहीं है? क्योंकि यह सार्थक शब्द नहीं है। तो पहली बात, ठीक है, कि निरर्थक शब्दों से वाक्य नहीं बनते। तो पहला एक कैरेक्टर, एक गुण या विशेषता है, ठीक है। दूसरी योग्यता या विशेषता है योग्यता। योग्यता का अर्थ होता है कि 2 शब्दों के बीच में परस्पर संगति या लय होनी चाहिए, तालमेल होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वह व्यवस्था नहीं है तो फिर वो वाक्य ठीक नहीं बन पाएगा। जैसे कि उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो अगर मैं कहूं कि वह पत्थर से पेड़ों को सींचता है, तो व्याकरण की दृष्टि से तो यह वाक्य शुद्ध है, लेकिन क्या पेड़ों की सिंचाई पत्थर से हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि पेड़ों की सिंचाई पानी से होती है, ठीक है। तो 2 शब्दों के बीच में लय नहीं है, संगति नहीं है, तो ये वाक्य नहीं होंगे, कुछ और जरूर हो सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि कबीरदास की उलट बांसिया। कबीरदास ने कहा कि कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो कंबल तो बरसते नहीं है ना, और पानी तो भीगता नहीं, पानी तो भिगा देता है। तो वो वाक्य नहीं है, वो उलट बांसी है।
उसका विशेष संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो इन्होंने कहा कि योग्यता का अर्थ है दो शब्दों के बीच में एक जो परस्पर व्यवस्था है वो व्यवस्था होनी चाहिए, तभी जाकर के अर्थ स्पष्ट हो सकेगा। ठीक है। तीसरी बात है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा, अर्थात जानने की इच्छा। ठीक है, कुछ समझने की इच्छा, जानने की इच्छा। हालांकि यह जो शर्त है या यह जो कैरेक्टर है थोड़ा विवादास्पद है, इस पे प्रश्न चिन्ह है। ठीक है। आकांक्षा एक प्रकार की मानसिक स्थिति है, ठीक है, जिसका महत्व श्रोता के दृष्टि से, जैसे कि एक वाक्य में बोलूं, लड़का घर की ओर, आगे कुछ न बोलूं, तो एक कुतूहल पैदा होगा, एक जिज्ञासा पैदा होगी कि लड़का घर की ओर क्या जा रहा है, दौड़ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये इच्छा हो रही है ना। ठीक है, अगर मैं फिर कह दूं कि लड़का घर की ओर दौड़ा जा रहा है तो उस इच्छा का शमन वहां पे हो गया। ठीक है। पुस्तक पढ़ता है, कौन कौन पुस्तक पढ़ता है? गिर गया, गिर गया, क्या गिर गया? ठीक है, लड़का गिर गया, पेड़ गिर गया, क्या गिर गया? तो आकांक्षा का शमन होता है। हालांकि यह विवादास्पद है क्योंकि जरूरी नहीं कि हर वाक्य में आकांक्षा हो। ठीक है, हर वाक्य में जानने की इच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है। और चौथा गुण बताया आसक्ति या समीपता। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वो समीप होने चाहिए। समीप से मतलब कि बोले या लिखे जाने में समीपता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं राम, या यहां लिखूं राम और 4 लाइन छोड़ के 5 लाइन छोड़ के लिखूं जाता है, तो कोई मतलब है उसका? या मैं कहूं राम और 2 घंटे बाद बोलूं जाता है, समझ रहे हैं आप? लय खत्म, ताल खत्म, सारा सुर खत्म। तो कहा कि समीपता से मतलब है कि बोलने या लिखने के क्रम में वो निकटस्थता होनी चाहिए। जब मैं बोलूं राम जाता है, राम खाता है, अब ये ना हो कि राम एक बार बोलूं खाता, या राम ने रावण और 4 घंटे बाद बोलूं को मारा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इससे क्या होता है कि क्रमभंग हो जाता है। इसीलिए समीपता या सानिध्य आवश्यक तत्व या आवश्यक विशेषता वाक्य की बताई गई है। ठीक है। 5वीं विशेषता है या कैरेक्टर है अन्विति या अन्वय। ठीक है, इसका मतलब होता है कि व्याकरणिक दृष्टि से समानता होनी चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता होनी चाहिए। ठीक है, और एक रूपता कैसे होनी चाहिए? लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, कर्ता के अनुसार अनुरूप होनी चाहिए। जैसे कि राम जाती है, तो सुनते ही आप हंस पड़ेंगे या अटपटा लगेगा, क्योंकि क्रिया लिंग के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, या जैसे कि आप कह दें, एक और उदाहरण आप ले लें कि सीता जाता है। ठीक है, तो सीता जाता है सुनते ही आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, जब एक वचन के स्थान पे आप बहुवचन लगा देंगे, बहुवचन के सारे स्थान पे आप एक वचन लगा देंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे आया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आए, यही होगा ना, मैंने कि बहुत सारे बच्चे आया, तो अटपटा है क्योंकि बहुवचन के हिसाब से क्रिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अन्विति या अन्वय का मतलब होता है कि क्रिया लिंग वचन के हिसाब से व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य शुद्ध होने चाहिए। ये वाक्य के तत्व या 5 कैरेक्टर माने गए हैं। आगे बात समझ में? और आप जानते ही हैं कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ये आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, उस विस्तार में हम नहीं जाएंगे। अब हम वाक्य की अवधारणा से संबंधित जो 2 वाद है, ठीक है, अभिहितान्वयवाद और अन्विति मिधानवाद, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मीमांसक जो हुए या विचारक हुए, उनको उनके बीच में एक बात को लेकर थोड़ी वैचारिक गहमा गहमी रही कि एक पक्ष जो है वह पद को महत्वपूर्ण मानता है और एक पक्ष जो है वह वाक्य को, भाषा में वाक्य को महत्वपूर्ण इकाई मानता है। इसी विचार को लेकर के 2 महत्वपूर्ण चिंतन हमारे सामने आए। पहला चिंतन है अभिहितान्वयवाद। ठीक है, अभिहितान्वयवाद नामक जो ये सिद्धांत है, जो विचार है, इसके प्रवर्तक आचार्य जो थे उनका नाम था कुमारिल भट्ट। क्या नाम था उनका? कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट ने अभिहितान्वयवाद नामक विचार को प्रस्तुत किया। ठीक है, और उनका कहना था कि वाक्य में पद की सत्ता महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने पद को महत्वपूर्ण माना।
उन्होंने कहा कि यदि वाक्य में पद ना हो, ठीक है, तो वाक्य का सृजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने पद को श्रेष्ठ माना और पद को सर्वाधिक महत्व दिया। ठीक है, उनका कहना था कि पदों के मेल से ही वाक्य बनता है, यदि पद न हो तो वाक्य का सृजन नहीं हो सकता है। अतः पदों या शब्दों का समूह ही वाक्य है, ये मानना था कुमारिल भट्ट का, और उनके इसी चिंतन को हम अभिहितान्वयवाद कहते हैं, जिसमें पद को महत्व दिया गया। इसलिए इसको हम पदवाद सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि पद को महत्व देने वाला सिद्धांत। ठीक है, और इनके अनुसार वाक्य में 3 गुण होने चाहिए। ठीक है, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। ये 3 गुण किसने माने थे? आचार्य विश्वनाथ ने माने थे। उसी आचार्य विश्वनाथ की अवधारणा को उन्होंने स्पष्ट किया कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, ये 3 गुण होने चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कुमारिल भट्ट, जिन्होंने अभिहितान्वयवाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया, वो पद पर टिके रहे। उन्होंने कहा, और पद में उन्होंने शब्द को भी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि यदि पद ना हो तो वाक्य का सृजन संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है वह है अन्विति मिधानवाद। अन्विति मिधानवाद नामक सिद्धांत या विचार के प्रवर्तक कुमारिल भट्ट के शिष्य, ठीक है ना, उनका नाम था आचार्य प्रभाकर। कुमारिल भट्ट के शिष्य आचार्य प्रभाकर ने अन्विति मिधानवाद नामक विचार या सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है, इस वाद या सिद्धांत के अनुसार वाक्य की सत्ता को उन्होंने प्रमुख माना। उन्होंने कहा कि वाक्य बहुत प्रमुख होते हैं। ठीक है, भाषा में वाक्य का महत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्योंकि वाक्य को तोड़ने से ही पद बनते हैं। उन्होंने कहा कि पद हो, ठीक है, तो पदों को मिलाकर वाक्य बनता है, या ऐसे कहें कि वाक्य को जब हम तोड़ेंगे तो पद मिलता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि पदों को नहीं, वाक्य को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि वाक्य से ही पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है। हालांकि पद से भी अर्थ की प्रतीति होगी, लेकिन वह कंडीशनल है, वो परिस्थिति अनुसार पद और शब्द से अर्थ की प्रतीति होगी। जो हमारी सामान्य बातचीत है या लिखने या बोलने का जो ढंग है, उसमें हम कुछ समय तक परिस्थिति विशेष में शब्द या पद से काम चला सकते हैं, लेकिन लंबी बातचीत करनी हो, विचार मंथन करना हो, तो क्या हाँ ना, पता नहीं, सोमवार को, मंगलवार को, क्या इससे काम चलने वाला है? नहीं चलने वाला है। तो उन्होंने पद को महत्व नहीं दिया, उन्होंने वाक्य को महत्व दिया और कहा कि वाक्य से ही, के तोड़ने से ही पदों का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए अन्विति मिधानवाद जो प्रभाकर है, उनके इस सिद्धांत को वाक्यवाद भी कहा गया, जो वाक्य को प्रधानता देता है। ठीक है, उनका कहना था कि पदों की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। ठीक है, ये वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। पदों की स्वतंत्र सत्ता को अन्विति मिधानवाद में प्रभाकर ने नकार दिया और कहा कि इनको वाक्य के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। अतः वाक्य ही भाषा की सार्थक इकाई है, यह सिद्धांत अन्विति मिधानवाद के अंतर्गत प्रभाकर जी ने कहा कि भाषा की जो सार्थक इकाई है वो पद नहीं है, शब्द नहीं है, वाक्य है। और इनका तर्क भी बहुत हद तक सही है, क्योंकि परिस्थिति अनुकूल, परिस्थिति के अनुसार तो कभी कभी शब्द और पद अपनी भूमिका निभा लेगा। लेकिन आप ही एक बात बताएं, अगर आपको किसी विषय पे निबंध लिखना हो, कोई लंबी बातचीत करनी हो, या मैं क्लास में अभी पढ़ाने आया हूं, तो क्या सिर्फ एक शब्द या पद से पूरी क्लास हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वाक्य का प्रयोग करना होगा स्पष्ट ढंग से। अपने विचारों और भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य की ही नहीं, वाक्य समूहों की जरूरत पड़ती है। इसलिए अन्विति मिधानवाद में वाक्य को भाषा की सार्थक इकाई माना गया। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक है, ब्लूमफील्ड, लियोन्स, रॉबिन्स, ये सभी वाक्यवाद यानी कि अन्विति मिधानवाद के समर्थक हैं। इन सब ने कहा कि वाक्य को ही भाषा की सार्थक इकाई माना जा सकता है। ठीक है, और निष्कर्ष निकालने पे यह विचार आता है कि सभी भाषा वैज्ञानिकों ने ज्यादातर, ठीक है, वाक्य को पूर्ण तथा स्वतंत्र व्याकरणिक इकाई माना है, क्योंकि भाषा का मुख्य कार्य होता है विचारों और भावनाओं को का आदान प्रदान करना, और विचारों और भावनाओं का यह आदान प्रदान वाक्य में ही संभव है। शब्दों और पदों के माध्यम से यह यात्रा बहुत लंबी नहीं हो सकती है। बहुत क्षणिक या परिस्थिति अनुकूल शब्द और पद से काम चलेगा, लेकिन लंबी यात्रा के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए वाक्य की ही जरूरत पड़ती है।
ठीक है। विचार और भाव का वाक्य से बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। अब इसे यह भी आप कह सकते हैं कि महत्व दोनों का है, वाक्य पद के बिना नहीं बन सकते। तो ठीक ऐसे ही है कि जैसे एक मकान है, मकान का ढांचा है, तो ढांचा हमें दिखाई दे रहा है, सुंदर लग रहा है, लेकिन मकान बना कैसे है? ईंटों से, गारे से, सीमेंट से। मकान को तोड़ोगे तो ईंट दिखेंगे, वाक्य को तोड़ोगे तो पद दिखेंगे, ठीक है। लेकिन ईंट नहीं होगा तो मकान नहीं बनेंगे, पद नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे तो वाक्य नहीं बनेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य का निसंदेह सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि जब तक ढांचा नहीं बनता है तब तक कोई आकृति या स्वरूप हमारे सामने प्रकट नहीं होती है। तो जब तक वाक्य नहीं बनेगा तब तक अर्थ या भाव की कोई स्पष्टता हमारे सामने नहीं होगी। लेकिन मकान बनता कैसे है? ईंटों से, गारे से, सीमेंट से। तो शब्द नहीं होंगे, पद नहीं होंगे, तो वाक्य का जो ढांचा है वह भी हमारे सामने बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है, हम कह सकते हैं कि यह ठीक है कि वाक्य सार्थक इकाई है भाषा की, हमारे विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान का सशक्त साधन है। लेकिन हम इसमें पद और शब्द की जो सत्ता है, उसकी जो भूमिका है, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य के साथ शब्दों और पदों का एक अन्योन्याश्रय और अभिन्न संबंध हमें देखने को मिलता है। ये बात और है कि अभिहितान्वयवाद नामक सिद्धांत वाक्य और शब्दों की महत्ता पे जोर देता है, और अन्विति विधानवाद माफ कीजिएगा, ये बात और है कि अभिहितान्वयवाद भाषा में पद और शब्दों की महत्ता पे जोर देता है, जबकि अन्विति विधानवाद भाषा की सार्थक इकाई वाक्य को मानता है। लेकिन अगर हम देखें तो शब्द, पद और वाक्य का एक दूसरे से बहुत गहरा और अन्योन्याश्रय संबंध है। इसके बगैर हम भाषा के बोलने या लिखने की परिकल्पना नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने वाक्य की अवधारणा को समझा, वाक्य क्या है, वाक्य के तत्वों को जाना, ठीक है ना। और हमारी समझ थोड़ी सी पक्की हुई होगी अब जरूर कि वाक्य की कोई परिभाषा हमसे पूछेगा तो अब हम ये कहने से सकुचाएंगे कि सार्थक शब्द समूहों को हम वाक्य कहते हैं। ये बात बोल के हम काम नहीं चलाएंगे, या कभी किसी बच्चे से, किसी विद्यार्थी से इस बारे में आपकी बात होगी तो आप उसे बहुत प्यार से ये समझा सकेंगे कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक बात है, लेकिन ये बताओ कि तुम कल मेरे घर आओगे, और वो कहेगा हाँ, तो आप कहोगे कि ये वाक्य है कि नहीं है? तो आप उसको समझा सकोगे कि एक शब्द में भी वाक्य होता है, ठीक है, एक पद में भी अर्थ की स्पष्टता होती है, तो उसे भी हम वाक्य कहते हैं। और आगे हमने अभिहितान्वयवाद और अन्विति विधानवाद, इन दोनों सिद्धांतों को पढ़ा, इनके अंतर को जाना और इनके आपसी संबंधों को भी हमने समझने की कोशिश की। तो इस तरह से वाक्य विज्ञान नामक हमारा जो यह विषय था, उसे आज की क्लास में हमने बहुत रोचक ढंग से समझने और समझाने की कोशिश की। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछें, और प्रश्न नहीं है तो फिर इस क्लास को समाप्त किया जाए। प्रश्न है आपके मन में? स्पष्ट है सब कुछ? ठीक है।